हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके केमिस्ट्री के क्लास में। ठीक है, और आज पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। ठीक है, और अभिक्रिया की आणविकता कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता 3 प्रकार की होती है, एक अणुक अभिक्रिया, द्वि अणुक अभिक्रिया और त्रि अणुक अभिक्रिया। इन सभी के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, एक अणुक अभिक्रिया क्या है, जिसकी वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। फिर जिसमें अभिक्रिया की आणविकता 2 होती है उसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार से जिसकी आणविकता 3 होती है उसे त्रि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए वेग स्थिरांक आज का आपका टॉपिक है कि वेग स्थिरांक क्या है। अब वेग स्थिरांक के बारे में देखिए, यदि प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण 1 मोलर होता है तो उस अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। कितना? अभिकारक का सांद्रण 1 मोलर होता है, अभिक्रिया का सांद्रण 1 मोलर होता है तो उसी को अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहते हैं, उसी को वेग स्थिरांक कहते हैं। देखिए फिर आपका एग्जांपल ये, अर्थात जब ए इक्वल बी इक्वल 1 मोलर या फिर 1 मोल प्रति लीटर तो वेग बराबर के और 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n। इसी प्रकार से देखिए k इंटू 1 इंटू 1 आपका केवल वेग बराबर k हो गया, वेग इक्वल वेग स्थिरांक, यही आपका वेग स्थिरांक है। ठीक है, वेग इक्वल वेग स्थिरांक। फिर इस प्रकार से अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या है इसे देखिए, वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रण पदों के घातों के योगफल को, जो घात है सांद्रण पद के जो पावर है उसके योगफल के को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए माना कि एक काल्पनिक अभिक्रिया ए टू बी लेते हैं। ठीक है, ए टू बी के प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण निकालेंगे। यहाँ देखिए वेग समीकरण, वेग इक्वल आपका हो गया के ए के पावर m इंटू बी के पावर n। ठीक है, अब ये जो m है और यहाँ जो n है इसको ऐड करेंगे तो m प्लस n, अभिक्रिया की कोटि आपको ज्ञात करना है। तो अभिक्रिया की कोटि देखिए m प्लस n, यही जो पावर को प्लस यानी कि पावर को जोड़ते हैं उसके घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, जो m प्लस n है, जहां पे आपका m और n का मान जो है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। m और n का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इतनी बात समझ में आ गई अभिक्रिया की कोटि क्या है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं का कोटि लिखे। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन है और इसमें आपका आंसर लिखना, अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन है, वेग इक्वल के a के पावर 1/2 और 3 b के पावर 3/2, तो अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है कि उसके योगफल को, ठीक है, योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे आपका 1/2 है और यहाँ 3/2 है, इस 1/2 और 3/2 को प्लस करेंगे यानी कि ये आपका m हो गया और ये n हो गया। तो देखिए यहाँ m प्लस n लिखेंगे तो m का मान आपका 1/2 और n 3/2 मान कर चलते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस 3/2 तो 4/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया 2। तो आपका अभिक्रिया की कोटि क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन है कि वेग इक्वल आपका इतना है 3/2 और -1। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं 3/2 माइनस 1/1, मान लीजिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए 1/2 आपका क्या है, तो यह अभिक्रिया की कोटि है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1/2 हो गया, अभिक्रिया की कोटि। फिर इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, m प्लस n होता है, m आपका कितना है 2 है और प्लस 1 इक्वल 3, ये आपका अभिक्रिया की कोटि इसका 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम सभी अभिक्रिया की कोटि को निकालते हैं सभी क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अब है आपका कि आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखे। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि क्या है, ठीक है, पहले इसको देखेंगे। तो जो आणविकता है वह अभिकारक के, देखिए अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। फर्स्ट आपका है कि आणविकता जो है यह अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और इसका है अभिक्रिया की कोटि है कि यह अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह संपूर्ण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, और अभिक्रिया की कोटि इसे प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से निर्धारित किया जाता है। फिर इसी प्रकार से थर्ड है आपका, यह हमेशा पूर्णांक जैसे 1 2 3 हो सकती है, पूर्णांक के रूप में होती है, और यह पूर्णांक या फिर भिन्नांक, पूर्णांक के रूप में भी होती है, और यहाँ देखिए भिन्नांक के रूप में भी हो सकती है। यह चौथा है आपका कि यह एक जैसी नहीं होती है, यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है, इसे सिद्ध करके प्राप्त किया जा सकता है, और यह एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है इसका मान शून्य नहीं होता है, और इसका मान, ये जो अभिक्रिया की कोटि है इसका मान शून्य हो सकता है। चलिए इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गई कि आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है। तो देखिए आणविकता जो है, आणविकता को अणुओं या परमाणु, अभिकारकों के अणु या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है जो आणविकता है, और अभिक्रिया की कोटि है यह अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, और इसे अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। फिर है कि यह संपूर्ण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, और अभिक्रिया की कोटि इसे प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार से है कि इसका आणविकता का मान शून्य नहीं होता है, लेकिन इसका मान शून्य हो सकता है, और आणविकता हमेशा पूर्णांक हो सकता है, और जो अभिक्रिया की कोटि है पूर्णांक और भिन्नांक दोनों के रूप में पाई जाती है। चलिए ये आपका अंतर था, और भी है जो आप लोगों को नोट्स में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में देखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य घातांक के समानुपाती होता है, उसी को अभिक्रिया की कोटि के, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वेग प्रोपोर्शनल डिग्री सेल्सियस, तो इसमें जो आपका, जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो के लिखते हैं, ठीक है, वेग इक्वल के डिग्री सेल्सियस। और यहाँ देखिए इसका 1 हो गया, वेग इक्वल आपका 1 के हो गया, ठीक। के जो है आपका कांस्टेंट है, समझ में आ गई। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। चलिए नेक्स्ट है गोल्ड की सतह पर। एग्जाम्पल है उसी का कि गोल्ड की सतह पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड का ऊष्मीय विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ आपका 2HI और सोना के साथ रिएक्शन करता, देखिए हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड, वेग इक्वल हो गया आपका KHI की पावर नोट हो गया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आज का। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।